नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा, एक्स इंडियन एयरफोर्स ESP आइंस्टाइन साइंस प्लैनेट से। आज हम NCERT की जो नई बुक क्यूरियोसिटी साइंस के लिए क्लास 8 के लिए आई हुई है, उस बुक का चैप्टर नंबर 9 के डिटेल क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। इससे पहले हम चैप्टर 9 तक थ्योरी कर चुके हैं, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, और चैप्टर 8 तक क्वेश्चन आंसर पूरे कर चुके हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज राइट हैंड साइड अपर मोस्ट कॉर्नर पर मिल जाएंगे, चेक कर लीजिएगा। बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 के क्वेश्चन आंसर की। बेटा यहाँ प्रॉब एंड पॉन्डर में, प्रॉब एंड पॉन्डर जो चैप्टर के फर्स्ट पेज पे आपको क्वेश्चन दिए होते हैं, इस चैप्टर में टोटल 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, तो पहले हम ये 4 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद जब चैप्टर खत्म हो रहा है तो वहाँ आपको 12 क्वेश्चन मिलेंगे। टोटल 12 क्वेश्चन आर देयर एट द लास्ट ऑफ द चैप्टर। वहाँ 12 क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन न्यूमेरिकल हैं और सब के सब एक ही मतलब फॉर्मूला पे डिपेंड है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप न्यूमेरिकल बहुत इजीली कर पाएंगे। तो आज बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, बहुत फास्टली हम ये चैप्टर करेंगे और आपको मज़ा आएगा, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन दे रखे हैं बेटा। पहले इस पिक्चर को आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन इस पिक्चर पर ही डिपेंड है। फर्स्ट इसमें बेटा क्या दे रखा है कि इस पिक्चर में क्या हो रहा है, आपको क्या लग रहा है। तो बेसिकली यहाँ देखिए बेटा, हमें महात्मा गांधी जी दिखाई दे रहे हैं। एक कौन, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, जिन्हें पूरा देश बहुत इज्जत देता है। कर क्या रहे हैं ये नमक निकाल रहे हैं बेटा। समुद्र यहाँ आसपास ये देख पा रहे हो, ये समुद्र है, समुद्र में से नमक निकाल रहे हैं। इस पिक्चर पे ही फर्स्ट क्वेश्चन हमारा डिपेंड है। व्हाट डू यू थिंक इज हैपनिंग इन द पिक्चर अबव। आप क्या सोचते हैं कि ऊपर पिक्चर में क्या हो रहा है। आंसर क्या आएगा, इन द अबोव पिक्चर गांधी जी इज टेकिंग आउट सॉल्ट फ्रॉम द सी। गांधी जी समुद्र से नमक निकाल रहे हैं बाय डांडी मार्च। एक बेटा डांडी मार्च, बहुत फेमस डांडी मार्च हुआ था, जिसके बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे। उसके थ्रू ये नमक निकाल रहे हैं। ही डिड दिस मार्च इन ईयर 1930। 1930 में उन्होंने ये डांडी मार्च किया था, जब हमारा देश अंग्रेजों के अंडर गुलाम था। ही वॉकड अबाउट 390 किलोमीटर। वो 390 किलोमीटर चले इस डांडी मार्च में। 390 किलोमीटर चले कहाँ से, साबरमती आश्रम, जो कि अहमदाबाद में है, गुजरात में बेटा। एक शहर है अहमदाबाद, बहुत फेमस शहर है। वहाँ साबरमती आश्रम, जहाँ गांधी जी रहते थे, उन्होंने वहाँ से पद यात्रा शुरू की। पद यात्रा, पैरों के थ्रू जो यात्रा की, तो डांडी मार्च। और डांडी नवसारी डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। गुजरात में ही एक दूसरी जगह है जो कि सी शोर है, समुद्र का किनारा है, तो वहाँ डांडी तक उन्होंने यात्रा की। इसके पीछे रीज़न क्या था, द डांडी मार्च वाज पार्ट ऑफ द सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट। उस टाइम में बेटा सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट चल रहा था अगेंस्ट द ब्रिटिश सॉल्ट एक्ट। ब्रिटिशर्स ने क्या किया बेटा, ब्रिटिशर्स तो सिर्फ लूटने के लिए आए थे। उन्होंने क्या किया, उन्हें हमारी रिक्वायरमेंट से कोई मतलब नहीं था। उन्होंने क्या किया, नमक के ऊपर सॉल्ट टैक्स लगा दिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा था, जबकि नमक हर आदमी की रिक्वायरमेंट थी, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। गांधी जी चूज सॉल्ट एज द फोकल पॉइंट बिकॉज इट अफेक्टेड एवरी इंडियन। हर एक आदमी को अफेक्ट कर रहा था, चाहे वो अमीर रहा हो चाहे गरीब, रिच या पुअर, हर एक आदमी को अफेक्ट कर रहा था। मेकिंग इट अ यूनिफाइंग कॉज। गांधी जी ने क्या किया, उसे हमारा यूनिफाइंग काज बना दिया, हमारे यूनिटी के लिए। उन्हें लगा कि जब नमक हर आदमी को इम्पैक्ट कर रहा है, तो हमें श्योरली ब्रिटिश राज के अगेंस्ट वो करना चाहिए। स्टार्टिंग में ब्रिटिश को क्या लगा, ब्रिटिश शॉक। द ब्रिटिश इनिशियली अंडर एस्टिमेटेड द इम्पैक्ट। स्टार्टिंग में उन्हें लगा अरे ये कुछ नहीं है, अंडर एस्टिमेटेड द इम्पैक्ट। उन्होंने एस्टिमेट को, इम्पैक्ट को अंडर एस्टिमेट कर लिया कि यार कुछ नहीं है। कॉलिंग इट अ हार्मलेस प्रोटेस्ट। उन्हें लगा कि ये हार्मलेस प्रोटेस्ट है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। बट इट इग्नाइटेड मासिव सिविल डिसओबीडियंस अक्रॉस इंडिया। लेकिन इसने क्या किया, इग्नाइटेड, इसने एक मतलब क्या बोलते हैं इसको, इग्नाइट कर दिया, स्टार्ट कर दिया, आग लगा दी इसमें सिविल डिसओबीडियंस अक्रॉस इंडिया, ऑल ओवर इंडिया। इसने सिविल डिसओबीडियंस एक्ट में बहुत हेल्प की हमारी। मास पार्टिसिपेशन आफ्टर डांडी, बहुत सा लोग इसमें जुड़ते चले गए। स्टार्टिंग में बहुत ही कम लोगों ने स्टार्ट किया था, लेकिन जैसे जैसे ये आग पकड़ता चला गया, पूरे इंडिया में, अक्रॉस इंडिया ये फैलता चला गया। आफ्टर डांडी पीपल ऑल ओवर इंडिया स्टार्टेड मेकिंग सॉल्ट इलीगली।
उस टाइम के हिसाब से वो इलीगली सॉल्ट बनाने लगे। बॉयकॉटिंग ब्रिटिश गुड्स, ब्रिटिश के सामान का उन्होंने बहिष्कार कर दिया, बॉयकॉट कर दिया कि हम यूज़ नहीं करेंगे। एंड रिजाइनिंग फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट, और गवर्नमेंट पोस्ट से रिज़ाइन दे दिया। तो इससे बेटा हमारी आज़ादी में बहुत हेल्प मिली थी, इसीलिए दांडी मार्च इतना फेमस हुआ। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स व्हेन यू ऐड टू मच शुगर टू ए टी। मैंने चाय बनाई, चाय में बहुत ज़्यादा चीनी ऐड कर दी, तो वही पूछ रहा है क्या होगा जब मैं बहुत ज़्यादा चीनी ऐड कर दूंगा अपनी चाय में। एंड इट स्टॉप डिजोल्विंग। 1 चम्मच डाली, 2 चम्मच डाली, 5 चम्मच डाली, 10 चम्मच डाली, कहीं तो ऐसी लिमिट आएगी ना जब चीनी और डिजोल्व नहीं होगी। तो वही पूछ रहा है, मैंने बहुत सारी चीनी डाली एंड इट स्टॉप डिजोल्विंग, अब तो डिजोल्व होना बंद हो गया है। हाउ कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब और चीनी नहीं डाल पा रहा हूँ, चीनी डिजोल्व नहीं हो पा रही है, चीनी नीचे सेटल डाउन हो जा रही है। आप इस प्रॉब्लम को कैसे शॉर्ट आउट करेंगे। बेटा ये वही एग्जाम्पल है जो हम थ्योरी के टाइम में कर चुके हैं, सैचुरेशन पॉइंट वाला। मैंने डालता रहा, वहाँ हमने आपको याद होगा 20 स्पून डाली थी, 20 चम्मच डालने के बाद 21वीं चम्मच डिज़ोल्व नहीं हो रही थी। सिमिलरली यहाँ मैं बहुत चम्मच डाली, नहीं डिज़ोल्व हो रही, तो अब हम क्या करेंगे, व्हेन टू मच शुगर इज एडेड द सॉल्यूशन बिकम सैचुरेटेड। कीवर्ड है बेटा इस क्वेश्चन का, सॉल्यूशन कैसा हो गया है, सैचुरेटेड हो गया है। एंड कैन नॉट डिजोल्व मोर शुगर एट दैट टेम्परेचर, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और नहीं ऐड कर सकते हैं। टू सॉल्व दिस यू कैन हीट द टी टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द शुगर। इसको शॉर्ट आउट करने के लिए आप क्या करोगे बेटा, हीट करोगे टी को, इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर। आप हीट करोगे इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए, अलाउइंग मोर टू डिजोल्व, जिससे क्या होगा और ज़्यादा डिजोल्व हो पाएगी। आपको याद होगा जब हमने थ्योरी किया था तो उसमें सिंपल सा लॉजिक था, सॉल्युबिलिटी उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। मैंने मिलाता चला गया। फॉर एग्जांपल यहाँ की बात करते हैं, 10 चम्मच के बाद पानी चीनी में और लिक्विड में और चीनी ऐड नहीं हो रही है। अब और चीनी ऐड नहीं हो रही तो आप क्या करोगे, आप टेम्परेचर रेज कर दोगे। टेम्परेचर रेज कर दोगे तो उसके बीच में वो वेपर्स में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा, वो वॉल्यूम बढ़ाएगा, और जब वॉल्यूम बढ़ाएगा तो अपने बीच में मॉलिक्यूल्स के बीच में जगह बन जाएगी जहाँ हमारी चीनी जाके इजीली डिजोल्व हो जाएगी। थर्ड क्वेश्चन, प्रॉब एंड पॉइंटर का ही बेटा थर्ड क्वेश्चन है ये, जो आप लोगों का टाइम नहीं करना है। वाई डू शुगर एंड सॉल्ट डिजोल्व इन वाटर बट नॉट इन ऑयल। ऐसा क्यों है कि चीनी या फिर नमक पानी में तो डिजोल्व हो जाता है लेकिन ऑयल में डिजोल्व नहीं होता है। वाई इज़ वाटर कंसिडर अ गुड सॉल्वेंट। पानी को एक अच्छा सॉल्वेंट क्यों माना गया है। पानी बेटा वन ऑफ द बेस्ट सॉल्वेंट्स में से है, उसके बाद अल्कोहल का नंबर आता है। इसीलिए आपने देखा होगा जो लिक्विड सिरप वगैरह दवाइयाँ जो आती हैं लिक्विड, अधिकतर या तो वाटर बेस्ड रहेंगी या फिर अल्कोहल बेस्ड रहेंगी। ये दो बहुत अच्छे सॉल्वेंट हैं। तो यहाँ इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पानी इतना अच्छा सॉल्वेंट क्यों है, ऑयल नहीं है, ऑयल में नहीं हो पा रहा है। शुगर एंड सॉल्ट डिजोल्व इन वाटर बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स आर पोलर। कीवर्ड क्या है इस क्वेश्चन का, कीवर्ड है वाटर मॉलिक्यूल्स आर पोलर। वाटर मॉलिक्यूल पोलर है बेटा। कैसे, मान लो दिस इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, और ये बेटा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन का आइटम है, और ये दूसरा हाइड्रोजन H2O, और ये बेटा पोलर है। पोलर कैसे, हाइड्रोजन आयन जो कि पॉजिटिव रहते हैं, ऑक्सीजन आयन जो कि नेगेटिव रहता है, हाइड्रोजन आयन जो कि पॉजिटिव रहते हैं, ये अलग अलग पोल्स बना लेते हैं। पॉजिटिव अलग हो जाता है, नेगेटिव अलग हो जाता है, जैसा हम इमेज में देख पा रहे हैं। तो इसीलिए पोल्स अलग अलग पोल्स बना लेते हैं। एंड कैन इंटरेक्ट विद द आयंस और मॉलिक्यूल्स ऑफ द शुगर एंड सॉल्ट। जब ये आयंस अलग अलग हो गए और एक पोल बना लिया अलग अलग, तो दे कैन इंटरेक्ट विद द आयन। अब कोई चीज़ जो डिजोल्व होने के लिए आएगी, जो कि सॉल्यूट, जिसे हम सॉल्यूट बोलते हैं, जो डिजोल्व होना चाह रही है, जैसे कि इस क्वेश्चन में सॉल्ट या फिर शुगर, उसके आयंस के साथ या फिर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन करेगी, ब्रेकिंग देम अपार्ट, और उनको तोड़ देगी। ऑयल इज नॉन पोलर, जबकि ऑयल क्या है, नॉन पोलर है। ये दो लाइन बेटा इस क्वेश्चन के
जिस्ट है। वाटर कैसा है? पोलर है। ऑयल कैसा है? नॉन पोलर है। सो इट डज नॉट इंटरेक्ट इफेक्टिवली विद पोलर सब्सटेंसेस लाइक शुगर एंड सॉल्ट। वाटर इज कंसिडर्ड अ गुड सॉल्वेंट बिकॉज इट कैन डिजॉल्व अ वाइड रेंज ऑफ सब्सटेंसेस ड्यू टू इट्स पोलैरिटी। किस कारण से नहीं हो पा रहा था ऑयल में? क्योंकि वो नॉन पोलर था। और वाटर में क्यों हो पा रहा था? क्योंकि वाटर इज ए पोलर सब्सटेंस। Why are water bottles usually tall and cylindrical in shape instead of spherical? जो आप वाटर बोतल, आप अपने बैग में भी जो वाटर बोतल लेके जाते हो, आपने देखा होगा बेटा, ऐसे लंबी लंबी सी रहेंगी इस शेप में, सिलेंड्रिकल शेप में। उसके ऊपर हो सकता है यूँ ढक्कन सा बना होगा, इस टाइप से रहती है नॉर्मली हमारे घरों में जो यूज़ करते हैं, या आप स्कूल में लेके जाते हो। तो क्वेश्चन अराइज कर रहा है, जो वाटर बोतल हैं ऐसे लंबी लंबी सी और सिलेंड्रिकल शेप में क्यों होती हैं? मतलब शेप भी आता है वो बिल्कुल गोल टाइप रहेगी, जो यहाँ ये वाला शेप है ना, सिलेंड्रिकल रहेगा, ना कि स्क्वायर उस टाइप से नहीं मिलेगी, स्फेरिकल नहीं होगी। अब यही वाटर बोतल ऐसी क्यों नहीं है? हमारा मटका वगैरह जैसे शेप का होता है ना, जैसे हमारा मटका वगैरह होता है ना बेटा इस टाइप का, वो ऐसा क्यों नहीं है? टॉल एंड सिलेंड्रिकल बोटल्स आर ईजियर टू होल्ड। मैं उसको ईजिली पकड़ पाऊंगा, समझ रहे हो? ईजियर टू होल्ड, पकड़ सकता हूँ। अब इसको पकड़ सकता हूँ क्या एक बोतल से? ऐसे पानी पी सकता हूँ क्या अगर इस टाइप की शेप होगी तो? स्टोर करना आसान है। अब इस बोतल को फ्रिज में रखना, आप फ्रिज में रखते हो, अपने बैग की साइड पॉकेट में रखते हो, तो वहाँ इजीली रख पाते हो। तो क्या इसको रख पाओगे क्या? नहीं। ट्रांसपोर्ट करना आसान है, मैं सर इजीली अपने साइड बैग में रखता हूँ और लेके जाता हूँ एक जगह से दूसरी जगह। दे ऑल्सो टेक अप लेस हॉरिजेंटल स्पेस। अब मारामारी किस जगह की है? हॉरिजेंटल स्पेस की है। हमारे घरों में भी देखो बेटा, चाहे आप उस बोतल को किचन में रखना चाहो या कहीं भी रखना चाहो, हॉरिजेंटल स्पेस कम होता है, वर्टिकल फ्री है अभी। इसीलिए दिस इज द रीज़न। पहले टीवी बड़ा सा आता था, तो टीवी क्या था? हॉरिजेंटल स्पेस को घेरता था। उसी टीवी को हमने क्या किया? उठा के दीवार पे चिपका दिया। जैसे ये खुद जो स्मार्ट बोर्ड देख पा रहे हो, बिल्कुल दीवार पे चिपका हुआ है। ऐसे आपको बेटा नंबरस एग्जांपल्स मिलेंगे। हम हॉरिजेंटल स्पेस को कम करना चाहते हैं ताकि नीचे से जगह खाली रहे, दीवारों पे टांग दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही बोल रहा है, दे ऑल्सो टेक अप लेस हॉरिजेंटल स्पेस। नीचे की जगह अगर मान लिया टेबल पे रख रहा हूँ तो थोड़ी सी जगह ले गया, अगर उसी को स्फेरिकल बना दूँ तो काफ़ी जगह लेगा। एंड कैन बी एफिशिएंटली पैक्ड, और ईजिली हम उसको पैक कर पा रहे हैं। स्फेरिकल बोटल्स वुड बी लेस स्टेबल एंड ऑक्यूपाई मोर स्पेस। जो स्फेरिकल बॉटल होगी वो स्टेबल भी नहीं होगी। अब देखो, इस टाइप की चीज़ को रखने के लिए भी तो मुझे कुछ नीचे रखना पड़ेगा ना, कुछ इस टाइप की शेप का, इस टाइप की शेप का कुछ स्टेशनरी टाइप रखना पड़ेगा, तो इसलिए बोल रहा है वुड बी लेस स्टेबल। अब बेटे यहाँ आपका प्रोब एंड कॉन्ट्रा वाला पार्ट खत्म हो रहा है। यहाँ तक के क्वेश्चन आपको नहीं करने थे, वो सिर्फ समझने थे। यहाँ तो सिर्फ आप गीता ज्ञान टाइप ले लीजिए, समझ लीजिए कि इस ऐसा क्यों होता है, लिखना वगैरह नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन आपके मेन क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, जो कीप द क्यूरियोसिटी अलाइव लास्ट में दिए हुए हैं। स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स टाइप है, आपको बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे यहाँ से आके छोड़ देंगे, इस लाइन को ध्यान से पढ़िए। करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट, जो फॉल्स स्टेटमेंट दे रखी है उसको करेक्ट भी करना है। ऐसा नहीं है कि ट्रू लिख दिया, फॉल्स लिख दिया, या उस टाइप से नहीं है, आपको उसे सही भी करना है। फर्स्ट पार्ट, ऑक्सीजन गैस इज मोर सोल्यूबल इन हॉट वाटर रादर देन इन कोल्ड वाटर। ये थ्योरी में आपको वहाँ दिया है बेटा जहाँ आपको ध्यान और समुद्र का फोटो दिखा रखा था, सी का फोटो दिखा रखा था, और ये हमें ये समझा रखा था कि कोल्ड वाटर में इजीली ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है इन कंपैरिजन टू हॉट वाटर। ये वही वो है। तो पूछ रहा है ऑक्सीजन गैस इज मोर सोल्यूबल इन हॉट वाटर। ऑक्सीजन गैस हॉट वाटर में ज़्यादा सोल्यूबल है क्या रादर देन इन कोल्ड वाटर? नहीं, दिस इज द फॉल्स। आप लिखोगे फॉल्स, फॉल्स है। क्यों? ऑक्सीजन गैस इज मोर सोल्यूबल इन कोल्ड वाटर देन इन हॉट वाटर। हमने थ्योरी में डिटेल में पढ़ा था कि कोल्ड वाटर में इजीली मतलब डिजोल्व हो जाएगी कंपेरेटिव टू हॉट वाटर। सेकंड, अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर इज अ सॉल्यूशन। सैंड और वाटर का मिक्सचर क्या है? सॉल्यूशन। ये भी बेटा फॉल्स है। ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर इज नॉट ए सॉल्यूशन, इट इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर।
सॉल्यूशन नहीं है, ट्रू सॉल्यूशन नहीं बन पा रहा है, मिक्सचर है और वो भी हेट्रोजीनियस टाइप का। सर हेट्रोजीनियस कौन सा होता है? बेटा हेट्रोजीनियस वो जो कि यूनिफॉर्म नहीं है, जो कि क्योंकि देखो ना, जब हम सैंड को वाटर में मिला रहे थे, पानी में मिला रहे थे, तो हो क्या रहा था, सैंड नीचे सेटल डाउन हो रही थी, तो नीचे की कंसिस्टेंसी अलग थी, ऊपर की कंसिस्टेंसी अलग थी, वही इसीलिए हेट्रोजेनियस मिक्सचर है, फॉल्स है, हमने ठीक कर दिया उसको। थर्ड, द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स मास। जो अमाउंट ऑफ स्पेस, अगर कितनी जगह घेरेगा, उसको मास कहेंगे क्या? मास तो उसका कंटेंट है जो उसके अंदर है, उसे तो वॉल्यूम कहेंगे बेटा। समझ पा रहे हो ना? ये भी फॉल्स हो जाएगा। द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। जितनी जगह घेरता है, जैसे अभी हम वाटर बॉटल की बात कर रहे हैं, वाटर बॉटल जितनी जगह घेर रहा था उसे उसका वॉल्यूम कहेंगे, ना कि मास। मास तो उसके अंदर का कंटेंट है। एंड नेक्स्ट, एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हैज मोर सोल्यूट डिसॉल्व देन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन सा था? डेफिनेशन याद कीजिए। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो था जिसका भी पेट नहीं भरा है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो था जिसका पेट भर गया है। तो अनसैचुरेटेड में ज़्यादा सॉल्यूट होगा या सैचुरेटेड में? सर सैचुरेटेड में होगा। क्यों? क्योंकि उसका पेट, अनसैचुरेटेड तो वो है ना जो अभी और खा सकता है, अभी और खा सकता है, और सैचुरेटेड वो है जो जिसका पेट भर गया है। तो इसका मतलब सैचुरेटेड में सबसे ज़्यादा मिलेगा, इसलिए इसको फॉल्स बोला मैंने। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हैज़ लेस सॉल्यूट, उसके अंदर कम सॉल्यूट होगा बेटा, डिसॉल्व देन इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के कंपैरिजन में कम होगा। फिफ्थ, द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस इन द एटमॉस्फेयर इज ऑल्सो ए सॉल्यूशन। द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, जैसे हमारे एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, इज ऑल्सो ए सॉल्यूशन। तो जो मिक्सचर डाला हम डिफरेंट सॉल्यूशन गैसेस का, जैसे कौन से गैसेस? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैसेस को मिक्स किया हमने, वो क्या बना? एक सॉल्यूशन बना। यस, दिस इज ट्रू, द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस इन द एटमॉस्फेयर इज ए सॉल्यूशन, वो एक सॉल्यूशन है। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप। बड़ा इजी, ये बड़ा चैप्टर आपको बड़ा मजा आएगा, बहुत इजी क्वेश्चन आंसर है। फिल इन द ब्लैंक्स। द वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड कैन बी मेजर्ड बाय द मेथड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आपको याद है बेटा वो बड़ा पोर्शन थ्योरी में जो किया था हमने, एक पत्थर का इरेगुलर शेप थी। अगर मान लिया मुझे एक रेगुलर शेप वाला दिया है जो क्यूब है या क्यूबॉइड है, तो उसमें हम क्या कर रहे थे? लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट मल्टीप्लाई करके उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर पा रहे थे। लेकिन अगर मुझे इरेगुलर शेप का एक पत्थर दिया तो मैंने उसका कैसे किया था? उसको एक मेजरिंग सिलेंडर में डाला था, मेजरिंग सिलेंडर में डाला, पहले 50 ml था, उसको डाला 55 ml हो गया, तो 55 माइनस 55 ml, उस टाइप से किया था। वही क्वेश्चन है ये। द वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है, कैन बी मेजर्ड बाय द मेथड ऑफ डिस्प्लेस। मैंने वाटर को कितना डिस्प्लेस किया? वेयर द सॉलिड इज, सॉलिड को मैंने क्या किया था? इमर्स्ड। immersed in the water and the increase in water level, और पानी कितना बढ़ा वो हम चेक कर लेंगे। इंक्रीज इन वाटर लेवल इज मेजर। आपको याद होगा हमने पहले 50 ml डाला था स्टार्टिंग में पानी, जब कोई भी स्टोन नहीं डाला था उसके अंदर, तो 50 ml पानी था। फिर मैंने क्या किया? उसके अंदर पत्थर डाल दिया। जब पत्थर डाल दिया तो उसका वाटर लेवल राइज हुआ, इंक्रीज हुआ। मैंने उस इंक्रीज वाटर लेवल को मेज़र कर लिया, दैट इज़ 55 माइनस 50। जब दोनों को मैंने चेक किया तो मुझे पत्थर का मिला 5 ml। इस टाइप से हमने किया था। द नेक्स्ट, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन, ये क्या आएगा बेटा? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट। यहाँ क्या आएगा बेटा? डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी एट दैट टेम्परेचर। ये तो बेटा सॉल्युबिलिटी की एग्जैक्ट डेफिनेशन है, सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मान लो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, हम बोल रहे हैं रूम टेम्परेचर पे, इस पानी के अंदर कितना
सॉल्यूट मिक्स हो पाएगा, मुझे उसकी सॉल्युबिलिटी पता करनी है। तो मैं क्या करूँगा, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितना नमक उसके अंदर जा पा रहा है, सॉल्यूट क्या था, नमक, डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट, पानी के अंदर कितना जा पा रहा है एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। थर्ड, जनरली द डेंसिटी विल इंक्रीज इन टेम्परेचर। एक बात बताओ, जनरल कॉन्सेप्ट पूछ रहा है आपसे, डेंसिटी का और टेम्परेचर का, डेंसिटी का और टेम्परेचर का हमने क्या देखा था, कैसे लिंक था, डेंसिटी टेम्परेचर के साथ बढ़ रही थी या घट रही थी। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बेटा डेंसिटी घट जाएगी। क्यों घट जाएगी सर, उसके अंदर मोमेंट ज़्यादा हो जाएगा बेटा, जैसे मोमेंट ज़्यादा हो जाएगा तो वो ज़्यादा वॉल्यूम घेरेगा। अब जब ज़्यादा वॉल्यूम घेरेगा तो डेंसिटी का और वॉल्यूम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थे, हमने देखा था। डेंसिटी और वॉल्यूम कैसे थे, डेंसिटी का फॉर्मूला था बेटा मास पर यूनिट वॉल्यूम, यही था। तो मैंने बताया था थ्योरी के टाइम में, बेटा आपको श्योर होना चाहिए, कहीं भी डाउट में मत रहना, डेंसिटी is directly proportional to the mass and same density is inversely proportional to the volume। अगर ये चीज़ आपको समझ आ गई है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो डेंसिटी और वॉल्यूम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगी। तो जनरली द डेंसिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी ऑटोमेटिकली घट जाएगी। द सॉल्यूशन इन विच ग्लूकोज हैज कंप्लीटली डिजोल्व्ड इन वाटर, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें ग्लूकोज डिजोल्व हो गया है एंड नो मोर ग्लूकोज कैन डिजोल्व एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड ए सैचुरेटेड। पेट भर गया है, उसको क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ द ग्लूकोज। You pour oil into a glass containing some water। एक ग्लास है बेटा, ग्लास में ऑलरेडी पानी डाला हुआ है। The oil floats on top। अब पानी था यहां तक, इस लेवल तक क्या था बेटा, पानी था। अब मैंने इसके अंदर ऑयल डाला, ऑयल डाला तो आप बताओ क्या होगा, ऑयल बेटा एक ऊपर में एक अलग लेयर बना लेगा। मैं उसको स्ट्रेट लाइन से दिखा रहा हूं, यहाँ एक अपनी एक अलग लेयर बना लेगा, वही बता रहा है। द ऑयल फ्लोट्स ऑन द टॉप, टॉप के ऊपर ऑयल फ्लोट करता रहेगा। व्हाट डज दिस टेल यू, ये क्या बताता है, ऑयल इज डेंसर देन वाटर। ऑयल डेंसिटी, ऑयल की डेंसिटी ज़्यादा है क्या सर, नहीं लग रहा। वाटर इज डेंसर देन ऑयल, हाँ वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है। एक बात बताओ, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वही तो नीचे बैठेगा। तो वाटर क्या है, वाटर बेटा नीचे था और ऑयल ऊपर तैर रहा था, ऑयल मेरा ऊपर तैर रहा था। तो मैं क्या कहूँगा कि वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है। थर्ड पूछ रहा है ऑयल एंड वाटर हैव द सेम डेंसिटी। अगर सेम डेंसिटी होती तो बेटा ये पूरा आपस में मिक्सअप हो जाता, पूरा मिक्सअप हो जाता। ऑयल डिजॉल्व्स इन वाटर, ऑयल वाटर में डिजॉल्व भी नहीं हुआ। इट मीन्स सेकेंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा फेवरेट न्यूमेरिकल आ गया, बड़े इजी से न्यूमेरिकल दे रखे हैं। स्टोन स्कल्पचर वेज 225 ग्राम। इसका वेट कितना है बेटा, एक स्टोन का वो है स्कल्पचर, उसका वेट है 225 ग्राम एंड हैज़ ए वॉल्यूम ऑफ 90 सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट इट्स डेंसिटी। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है बेटा, एक तो डेंसिटी कैलकुलेट करनी है एंड प्रिडिक्ट वेदर इट विल फ्लोट और सिंक इन वाटर। तो पहला पार्ट जो कि बहुत आसान है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था बेटा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है बेटा, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास कितना दिया है 225 ग्राम, बिल्कुल सही सर। वॉल्यूम कितना दिया है 19 सेंटीमीटर क्यूबिक। ये बात ध्यान करना, बस इस टाइप के क्वेश्चन करो तो यूनिट्स का ध्यान रखना बेटा, यूनिट्स में गड़बड़ नहीं कर देना कि यहाँ किलोग्राम दे रखा है या सेंटीमीटर में दे रखा है, तब थोड़ा एक्टिव हो जाना। अदरवाइज अगर इतना सिंपल क्वेश्चन दे रखा है कि यूनिट सेम दे रखी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 225 को 90 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 आएगा, यूनिट सेम रह जाएगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। सिंस इट डेंसिटी इज ग्रेटर देन द वाटर, वाटर की कितनी थी बेटा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सर ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब समझ नहीं आया, कोई बात नहीं बता देते हैं।
इसका मतलब क्या है बेटा, वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। मीन्स अगर मैं 1 सेंटीमीटर लंबा एक क्यूब बनाऊं, 1 सेंटीमीटर ऊंचा हो वो क्यूब, इस टाइप का क्यूब बनाऊं, 1 सेंटीमीटर लंबा, ये भी 1 सेंटीमीटर हो, ये भी 1 सेंटीमीटर हो और इसकी हाइट भी 1 सेंटीमीटर हो, इस टाइप का अगर मैं क्यूब बनाऊं, उसके अंदर पानी डाल लूँ, उसके अंदर पानी डाल दूँ, यहाँ मैंने पानी भर लिया पूरा, तो अगर जब मैं इसको वेट करूं तो मुझे पानी इसमें 1 ग्राम के आसपास मिलेगा। और वही चीज़ अगर मैं एक जो पत्थर था उसको 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा रखूं तो मुझे मिलेगा 2.5 ग्राम। तो एक बात बताओ, 2.5 ग्राम ज़्यादा है और 1 ग्राम कम है। इसका मतलब इतने से एरिया में, इतने से वॉल्यूम में पत्थर का वेट ज़्यादा हो गया, हैवियर हो गया और पानी कम हो गया। तो जब पत्थर भारी है तो बट ऑब्वियस इट विल सिंक, यह डूब जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 5th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट एंड व्हाई आर द अदर स्टेटमेंट्स नॉट अप्रोप्रिएट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो बिल्कुल सही है और कौन सी सही नहीं है? A saturated solution can still dissolve more solute at a given temperature. बेटा सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में, सर सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो वाला एग्जांपल जो आपने दिया था कि मैं शादी में गया, शादी में खाते गया, एक लेवल ऐसा आएगा जब मेरा पेट भर जाएगा और मैं और नहीं खा सकता, दैट इज़ द सैचुरेटेड लेवल। तो वही सैचुरेटेड लेवल के बारे में बात कर रहा है। ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन सा होगा? कैन स्टिल डिसॉल्व मोर सोल्यूट, क्या और खा सकता है क्या? नहीं खा सकता सर, नहीं खा सकता, तो इसको कर दो क्रॉस, नहीं खा सकता। एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड मीन्स जो अभी अभी बेचारा शादी में पहुंचा ही है, अभी उसका पेट भरा नहीं है, तो उसकी बात कर रहा है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हैज़ डिसॉल्व द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, क्या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट खा चुका है क्या? वो मीन्स पेट भर चुका है क्या? नहीं सर, अभी तो आया है शादी में, बेचारा भी और खाएगा। थर्ड, नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इनटू द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब ये काम की बात कर रहा है कि और सॉल्यूट नहीं डिसॉल्व कर पाएगा एट दैट टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पे अब वो और नहीं खा पाएगा। मीन्स ये वही एग्जांपल, शादी में अब आपका पेट भर गया है, अब आप और नहीं खा सकते, तो ये सही आंसर होगा बेटा। फोर्थ, ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म्स ओनली एट हाई टेम्परेचर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हाई टेम्परेचर पे नहीं करेगा, लो पे भी कर सकता है। जैसे कल हमने जब थ्योरी कर रहे थे तब आपने देखा था 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, फिर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, फिर 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो आंसर विल बी थर्ड। अभी लड्डू क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा, लड्डू क्वेश्चन बिल्कुल हलवा, इजी लगेंगे आपको। यू हैव ए बॉटल विद ए वॉल्यूम ऑफ 2 लीटर, इतना आसान क्वेश्चन है, वॉल्यूम भी दे रखा है, डायरेक्ट बोल के दे रखा है कि वॉल्यूम 2 लीटर है। यू पोर 500 ml ऑफ वाटर इनटू इट, आपने उसमें 500 ml डाल दिया, एक बॉटल है, कैपेसिटी इसकी कितनी है बेटा? 2 लीटर की। आपने डाला कितना है उसमें? 2 लीटर आ सकता है पूरी बोतल में, आपने डाला कितना है? 500 ml। 500 मीन्स 1 लीटर का भी आधा। हाउ मच मोर वाटर कैन द बॉटल होल्ड, और कितना पानी आ सकता है? सर इतना सिंपल क्वेश्चन, टोटल कैपेसिटी 2 लीटर, डाला कितना है? आधा लीटर, कितना आएगा? 1.5 लीटर। द बॉटल कैन होल्ड 1.5 लीटर मोर वाटर। 7th, एन ऑब्जेक्ट हैज़ ए मास ऑफ 400 ग्राम, मास बता दिया 400 ग्राम, वॉल्यूम बता दिया 40 सेंटीमीटर क्यूब। इस टाइप का इतना इजी क्वेश्चन आया ना बेटा अगर एग्जाम में आता है, तो बस मेरा एक सजेशन है, यूनिट्स पे ध्यान जरूर दीजिएगा, यूनिट्स पे ध्यान जरूर दीजिएगा। अगर यहाँ किलोग्राम में है तो ये यूनिट्स भी मीटर में होनी चाहिए थी, अगर यहाँ ग्राम में है और ये सेंटीमीटर में है तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत लड्डू क्वेश्चन है। व्हाट इज इट्स डेंसिटी, डेंसिटी पता करनी है, मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, 0 से 0 कट जाएगा, 4 से 10 आ जाएगा, 10 यूनिट वही है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी आ गई बेटा 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 8th क्वेश्चन, एनालाइज फिगर 9.25 का ए एंड 9.25 बी, दो इमेज दे रखी बेटा, 9.25 का ए, 9.25 का बी। ध्यान से देखिए, इन फिगर को ध्यान से देखिए। व्हाई डज द अनपील्ड ऑरेंज, ऐसा संतरा जिसे छीला नहीं गया है, फ्लोट, यहाँ देख पा रहे हो, ये ऐसा संतरा है जिसको छीला नहीं है, छिलके के साथ, ये तो फ्लोट कर रहा है। व्हाइल द पील्ड वन सिंक्स,
जिसको छील दिया है वो नीचे जाके सेटल डाउन हो गया है। क्वेश्चन सिंपल है भाई, ये तैर क्यों रहा है और ये डूब क्यों गया है। द अनपील्ड ऑरेंज फ्लोट्स बिकॉज इट्स पील्स कंटेन एयर पॉकेट। ये इसलिए तैर रहा है बेटा क्योंकि जो इसका छिलका है ना उसके अंदर छोटे छोटे एयर पॉकेट्स हैं जिसको पोर बोलते हैं। पोर बोलते हैं जैसे बेटा अपनी स्किन में भी, हमारी स्किन में भी छोटे छोटे छेद होते हैं, जहाँ से ये बाल निकले हुए हैं ना उसमें भी छोटे छोटे छेद होते हैं जिसके थ्रू पसीना बाहर आता है। सिमिलरली बेटा इसके अंदर भी छिलके में छोटे छोटे पोर होंगे जिसे जो एयर पॉकेट रखेंगे। एयर पॉकेट रखेंगे मीन्स उसके अंदर थोड़ी थोड़ी हवा ट्रैप हो जाएगी, और हवा ट्रैप हो जाएगी तो क्या होगा, रिड्यूस इट्स डेंसिटी, जिससे कि उसकी डेंसिटी घट जाएगी, उसकी डेंसिटी घट जाएगी बिलो दैट ऑफ द वाटर। पानी के कंपैरिजन में उसकी डेंसिटी घट जाएगी, और जिसकी डेंसिटी घट जाएगी वो तैरेगा। और संतरे के केस में है व्हेन पील, जब मैंने उसको छील दिया, द डेंसिटी इंक्रीजेस एंड इट सिंक्स, और उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी और वो पानी में नीचे जाके बैठ जाएगा। फील हुआ सर? नहीं हुआ, कोई बात नहीं, फील करा देते हैं। बेटा एक बात बताओ, जब छिलके के साथ था तो उसके अंदर उसका वॉल्यूम तो थोड़ा बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया और मास लगभग उतना ही था, बस छिलके का ऐड था, लेकिन छिलके ने वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ाया, मास कम बढ़ाया। बात समझना। अब कुछ बच्चों को लगेगा नहीं सर मास तो बढ़ेगा ना क्योंकि छिलका भी तो ऐड था। हाँ छिलका ऐड था, उसका मास ज़्यादा था, लेकिन कंपैरेटिवली जितना उसने मास बढ़ाया उसके कंपैरिजन वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ाया। क्यों? क्योंकि अपने अंदर वो एयर पॉकेट्स लिए हुए था, उसमें हवा ट्रैप थी, और हवा का वेट संतरे के कंपैरिजन में कम होता है। इसीलिए बेटा इस केस में ये तैरता रहा, और सेकंड केस में बी पार्ट में वो डूब गया। 9th क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट ए हैज ए मास ऑफ 200 ग्राम एंड ए वॉल्यूम 40 सेंटीमीटर क्यूब। मास कितना है? मास दे रखा है, डायरेक्ट मास दे रखा है, बोल के दिया है कि मास 200 ग्राम है। वॉल्यूम 40 सेंटीमीटर क्यूब। ऑब्जेक्ट बी हैज ए मास ऑफ 240 ग्राम एंड ए वॉल्यूम ऑफ 60 सेंटीमीटर क्यूब। विच ऑब्जेक्ट इज डेंसर? दूसरे में क्या दिया? मास दे दिया हमें 240 ग्राम और वॉल्यूम दे दिया 60। कुछ नहीं है, इसमें मास पर यूनिट वॉल्यूम कर दो, इसको भी मास पर यूनिट वॉल्यूम कर दो। ये वही किया, 200 को जब 40 से डिवाइड करेंगे 0 से 0 गया, 4 5 20, तो आ गया 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसमें भी सेम 0 से 0 गया, 6 4 24, 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इन दोनों को कंपैरिजन कर लो, यूनिट जब दोनों सेम है, यूनिट देखो सेम है, तो बस नंबर्स देखने हैं हमें, कौन सा कम है कौन सा ज़्यादा है। तो ऑब्जेक्ट ए की डेंसिटी ज़्यादा होगी क्योंकि ये 5 है, ऑब्जेक्ट बी की डेंसिटी 4 होगी। लड्डू क्वेश्चन 10th क्वेश्चन, रीमा हैज़ ए पीस ऑफ मॉडलिंग क्ले। रीमा के पास बेटा एक मॉडलिंग क्ले का पीस है, क्ले बच्चे लोग बनाते हैं ना वही, दैट वेज 120 ग्राम, जिसका वेट कितना है बेटा 120 ग्राम है। सी फर्स्ट मोल्ड्स इट इनटू ए कॉम्पैक्ट क्यूब। स्टार्टिंग में उसने क्या बनाया बेटा, इस जो क्ले है उसका एक क्यूब बना लिया इस टाइप से। वेट कितना था? वेट तो सर 120 ग्राम था। दैट हैज़ ए वॉल्यूम ऑफ 60 सेंटीमीटर। इसका वॉल्यूम जो क्यूब बनाया ना तो उसका वॉल्यूम मिला 60 सेंटीमीटर क्यूब। लेटर सी फ्लैटन्स इट इनटू ए थिन शीट। अभी इसी क्ले का उसने ऐसे पतली सी चद्दर बना ली, एक पतली सी चद्दर बना ली। प्रेडिक्ट व्हाट विल हैपन टू इट्स डेंसिटी। डेंसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? एक बात बताओ, इसका वेट कितना था सर? 120 ग्राम था। इसका वेट कितना होगा? वेट में कोई फ़र्क नहीं होगा, वेट में कोई फ़र्क नहीं होगा। ये तो आप समझ पा रहे हो ना, क्योंकि उसी चीज़ का हमने कन्वर्ट किया है। द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था बेटा? मास पर यूनिट वॉल्यूम। स्टेप 1 में हम इनिशियल डेंसिटी, पहली बार डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? इसके कितना था? मास कितना था? 120, वॉल्यूम था 60, तो 120 को 60 से डिवाइड करेंगे तो डेंसिटी, इस वाले की डेंसिटी आ गई बेटा 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बेटा मैं आपको एक एडवाइस करूँगा, अभी आपके यहाँ 8th क्लास में न्यूमेरिकल जस्ट स्टार्ट हो रहे हैं, बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी से हर क्वेश्चन में यूनिट पे ध्यान देना शुरू कीजिए, तो आप जब 9th में 10th में जाएंगे ना,
और हर बार यूनिट लिखो ही लिखो, पक्का यूनिट लिखो। तो जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे ना, तब आपको यूनिट में कभी भी गलती नहीं होगी। बच्चे इसी में गलती करते हैं, और जो क्वेश्चन बनाने वाला है वो भी यही गलती करता है। वो क्या करेगा, जानबूझ के यहाँ किलोग्राम दे देगा, नीचे सेंटीमीटर दे देगा, इस टाइप से आपको परेशान करने की कोशिश करेगा। लेकिन आपको जब शुरू से इस चीज़ की आदत है, आप कभी परेशान होगे नहीं। अब इसमें क्या किया, सेकंड पार्ट में, आफ्टर फ्लैटनिंग इट इनटू ए शीट द मास रिमेन्स द सेम। मास में कोई फर्क नहीं, 120 ग्राम ही है। द वॉल्यूम ऑल्सो रिमेन्स द सेम। क्यों? क्योंकि जो 60 सेंटीमीटर क्यूब था, बिकॉज रीशेपिंग डज नॉट चेंज द वॉल्यूम, मटेरियल नहीं चेंज हुआ। तो अब भी जब मैंने उसका मटेरियल कोई चेंज नहीं किया, तो इसका वॉल्यूम भी 60 सेंटीमीटर क्यूब ही रहेगा। और जब दोनों चीज़ सेम है, तो क्या डेंसिटी में फ़र्क पड़ेगा? नहीं सर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसमें भी डेंसिटी वही आई, इसमें भी डेंसिटी वही आई। तो आप क्या कहोगे बेटा, आप कहोगे द डेंसिटी विल रिमेन द सेम बिकॉज डेंसिटी डिपेंड्स ऑन द मास एंड द वॉल्यूम। डेंसिटी मास एंड वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करेगी, नॉट द शेप। इस न्यूमेरिकल के थ्रू आपका एक कॉन्सेप्चुअल पार्ट क्लियर होना चाहिए कि शेप से डेंसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक मास और वॉल्यूम चेंज ना हो। चेंजिंग द शेप फ्रॉम ए क्यूब टू ए शीट ओनली अल्टर्स द सरफेस एरिया। उसने सरफेस एरिया बढ़ाया, वॉल्यूम नहीं बढ़ाया है, नॉट द डेंसिटी। और जब वॉल्यूम या मास सेम है तो डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी का फन फैक्ट क्या दिया है, दिस इज वाई ए गोल्ड रिंग एंड ए फ्लैटन गोल्ड फॉयल। आप या तो गोल्ड रिंग ले लो या गोल्ड फॉयल ले लो, हैव द सेम डेंसिटी। डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इवन दो दे लुक कंप्लीटली डिफरेंट। एक अंगूठी या फिर एक सोने की चद्दर, उसमें कोई फर्क नहीं है डेंसिटी में। क्वेश्चन 11, ए ब्लॉक ऑफ आयरन हैज़ ए मास। उसका मास है बेटा 600 ग्राम एंड ए डेंसिटी ऑफ 7.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसमें थोड़ा सा इसने फॉर्मूला क्या था, सेट डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये फॉर्मूला था। इसने बस क्या किया, आपको मास दे दिया, हाँ सर दे दिया। अभी तक क्या था, वॉल्यूम दे रहा था, अब की बार वॉल्यूम नहीं दिया, उसने डेंसिटी दे दी। तो क्या हुआ सर, हम इसको निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, वॉल्यूम को इधर लेके जाएंगे और डेंसिटी को नीचे ले आएंगे, मास पर यूनिट डेंसिटी, बस वॉल्यूम निकल आएगा। मेरे पास मास भी है, मेरे पास डेंसिटी भी है। मास पर यूनिट डेंसिटी, मास 600 था, डेंसिटी 7.9 था। जब आप डिवाइड करेंगे तो इट विल कम अराउंड 76, इट विल कम अराउंड 76, 75.95 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ ध्यान करना बेटा, यहाँ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मत लिख देना, क्योंकि अभी तक आपको आदत थी डेंसिटी की यूनिट लिखने की। लेकिन अभी हमने क्या कैलकुलेट किया है, हमने वॉल्यूम कैलकुलेट किया है। और वॉल्यूम किस में आएगा सर, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। कैसे आएगा देख लेते हैं। एक बात बताओ, मास के यूनिट क्या थी सर, 600 ग्राम थी, लिखो उसके साथ 600 ग्राम थी। डेंसिटी कितनी थी, 7.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, लिखो उसके साथ। जब मैंने इसको इससे डिवाइड किया, इसको इससे डिवाइड किया, तो मेरा न्यूमेरिकल आया 76 के आसपास। ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ग्राम से ग्राम को काट दो, सही है सर। अब ये जो सेंटीमीटर क्यूब है, जो नीचे है वो डिवाइडेड बाय ऊपर जाएगा, तो ये सेंटीमीटर क्यूब बन गया। इसीलिए बेटा यूनिट का बहुत ध्यान रखना, इस यूनिट का बहुत ध्यान रखना। न्यूमेरिकल में आपको यूनिट में ही फंसाना चाहेगा, अगर एग्जामिनर थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन बनाना चाहेगा तो। अभी आपका स्टार्टिंग है तो अभी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, एंजॉय कीजिए इन क्वेश्चंस को। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, यू आर प्रोवाइडेड विद एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप। आपको एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऐसा दिया हुआ है। ऑन कीपिंग द टेस्ट ट्यूब इन ए बीकर कंटेनिंग हॉट वाटर। पहले यहाँ बेटा सिंपल सेटअप देख लीजिए, ग्लास ट्यूब है, यहाँ टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर पानी डाल रखा है, और ये टेस्ट ट्यूब का स्टैंड है जिसके अंदर स्टैंड खड़े करते हैं। बी में क्या किया उसने, वाटर लेवल, यहाँ पे वाटर लेवल देख पा रहे हो, ऊपर टेस्ट ट्यूब है, बीकर कंटेनिंग हॉट वाटर, यहाँ पे गर्म पानी डाल दिया उसने। पहले क्या था, सादा पानी था, अभी गर्म पानी डाल दिया। क्या बोल रहा है, ऑन कीपिंग द टेस्ट ट्यूब इन 9.26 बी में इन ए बीकर कंटेनिंग हॉट वाटर। जब मैंने इसी टेस्ट ट्यूब को गर्म पानी में रखा, ये क्या था बेटा, बीकर था जिसमें कि गर्म पानी था, द वाटर लेवल इन द ग्लास ट्यूब राइजेस। ग्लास ट्यूब के अंदर पानी ऊपर चला गया, इसमें ऊपर चला गया, इसमें अभी ऊपर नहीं गया है। हाउ डज इट अफेक्ट द डेंसिटी।
डेंसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। डेंसिटी याद करो, जब हम डेंसिटी पढ़ रहे थे टेम्परेचर का बेसिकली एक रफ कॉन्सेप्ट बनाया करो कि भाई वो चाह क्या रहा है आपसे, वो चाह रहा है कि टेम्परेचर का डेंसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। आइए समझते हैं। What is happening? Heating increases temperature of the liquid inside the test tube. हमने यहाँ क्या किया, इसमें और इसमें क्या चेंज था, एक ही तो चेंज था कि ये गर्म पानी था, तो उसने हीटिंग किया, हीटिंग इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। हीटिंग से क्या हुआ, लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ गया इनसाइड द टेस्ट ट्यूब। द पार्टिकल्स गेन काइनेटिक एनर्जी। जैसे ही हम किसी चीज़ को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो पार्टिकल्स के पास एक काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। पार्टिकल्स इधर उधर भागना शुरू करते हैं। मान लो ये बीकर है, इसको अगर मैं गर्म करूं, इस टाइप से मैंने गर्म कर दिया, तो जैसे ही गर्म करता हूं ना बेटा, तो इसके पार्टिकल्स, जो इसके अंदर पार्टिकल्स है ना, वो इधर उधर भागना स्टार्ट करते हैं। और वही तो होता है, जब वही होता है, जब मैं इसको और गर्म करते जाऊं तो क्या होगा, जो अपर मोस्ट लेयर है उसमें से पार्टिकल्स बाहर निकल जाएंगे, जिसे हम बॉइलिंग बोलते हैं, तो वही हीट के बारे में बात कर रहे हैं बेटा। यहाँ हम द पार्टिकल्स गेन काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी एंड मूव फास्टर, वो तेजी से मूव करेंगे इधर उधर। दिस कॉजेज द लिक्विड टू एक्सपैंड, उससे वो लिक्विड एक्सपैंड होगा। और इस ट्यूब में उसको जगह कहाँ है एक्सपैंड होने के लिए, ऊपर के लिए जगह है, खाली जगह किधर है, ऊपर की तरफ। इसीलिए पुशिंग द वाटर लेवल अप इन द ग्लास ट्यूब, वाटर लेवल ऊपर की तरफ चला जाएगा। अब देखते हैं डेंसिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था बेटा, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास में कोई फर्क नहीं पड़ा, मास स्टेज द सेम, मास में कोई फर्क नहीं किया। हाँ, वॉल्यूम में फर्क पड़ेगा। वॉल्यूम में कैसे फर्क पड़ेगा बेटा, वॉल्यूम इंक्रीजेज ड्यू टू द एक्सपेंशन। जैसे एक्सपैंड हुआ, लिक्विड एक्सपैंड हुआ, बढ़ा, तो बढ़ेगा तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा ना, वही चीज़ बोल रहा है बेटा। सिंस वॉल्यूम इंक्रीजेज ड्यू टू द एक्सपेंशन, सिंस द डिनोमिनेटर, फॉर्मूला क्या था हमारा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसमें बोल रहा है बेटा, सिंस द डिनोमिनेटर कौन सा होता है, नीचे वाला, ऊपर वाला कौन सा होता है, न्यूमरेटर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, डिनोमिनेटर बढ़ा, तो क्या हुआ, सिंस द डिनोमिनेटर इंक्रीज, डिनोमिनेटर बढ़ेगा, व्हाइल मास इज कांस्टेंट डेंसिटी डिक्रीजेस। जब ये बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगी, सीधा है। क्यों सर, आप बहुत स्टार्टिंग से बताते आ रहे हो, डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। वॉल्यूम का और डेंसिटी का, यहां लिख लेते हैं, डेंसिटी का और वॉल्यूम का बेटा उल्टा रिलेशन है। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगी, डेंसिटी घटेगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा, उल्टा है। इसीलिए डेंसिटी बेटा घटेगी इस केस में। कंक्लूजन क्या मिला हमें, द वाटर लेवल राइजेज बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड। वाटर लेवल राइज हुआ, एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड, एंड द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इनसाइड डिक्रीजेज व्हेन हीटेड। और डेंसिटी घट जाएगी जब हम उसे हीट करेंगे। इसके साथ बेटा इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पूरे शॉर्ट आउट हो गए हैं, सॉल्यूशन हो गए हैं। बेटा कुछ बच्चों के कमेंट्स आए कि सर आप थोड़ा लंबा वीडियो बना देते हैं। बेटा मैं आपको बताना चाहूँगा, लंबा वीडियो इसलिए है क्योंकि अगर आपको क्वालिटी चाहिए, सिर्फ रीड आउट करने के लिए वीडियो नहीं होता है। मेरी यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपको फील कराना। साइंस को जब तक आप फील नहीं करोगे तब तक आप साइंस को महसूस नहीं करोगे, आप साइंस को एंजॉय नहीं कर पाओगे और आपके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं जागृत होगी। और इस बुक के थ्रू मेन पर्पस ही क्यूरियोसिटी जागृत करने का है। तो अंटिल अनलेस जब तक मैं आपको समझाऊंगा नहीं, डिटेल में नहीं जाएंगे, तब तक मज़ा नहीं आएगा। तो आप इसी तरह चलते रहिए, एंजॉय लेते रहिए। मैं आपको ऐसे ही डिटेल में कराऊंगा ताकि हायर क्लासेस में आपको साइंस बहुत ही ईजी लगे। विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।